नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 25 अगस्त 2022 है दोस्तों। हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें हम ग्रेन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पीयूष गोयल साहब ने ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है। वी विल टॉक अबाउट दिस स्कीम, जो स्कीम है जिससे आप अपना जो राशन है वो पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, इस स्कीम के बारे में, इसके सक्सेस के बारे में एक मिनिस्टर साहब ने लिखा है। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमें इसमें पढ़ने को मिलते हैं। देन वी हैव कीप इट सिंपल, ये द हिंदू का ये आर्टिकल है। और ये आर्टिकल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है कि आधार को लिंक करना है हमारे वोटर आईडी कार्ड के साथ, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें कहा है कि वी शुड कीप इट सिंपल। फिर मिसाइल प्रोब, जो एक ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च हो गई थी ना, और ये मिसाइल गलती से चली गई थी, तो 3 ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। इसके बारे में हमने करंट अफेयर्स के वीडियो में इसके बारे में मैंने आपके साथ बात की थी, कल वाले करंट अफेयर्स वीडियो में। तो नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट, और उसको भी देखते रहिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे एक फॉर्मर एम्बेसडर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल G20 पर लिखा है। G20 के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। ये कैसा आर्टिकल है, अगर आपने इस आर्टिकल को पढ़ लिया तो G20 की वेबसाइट पर आपको शायद जाना ना पड़े, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, बहुत लंबा आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे मैं इसी को कहूँगा। और पायोनियर का एक आर्टिकल है, चिंक्स इन द आर्मर। नितिन गडकरी साहब जो हैं वो बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप हैं उससे थोड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग एज वेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल ये है पायोनियर का। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। याद रखिए दोस्तों, मैंने कई बार ये बात बताई है कि जब भी कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ऐसे कोई डिग्निटरीज जो हैं वो आर्टिकल लिखते हैं तो वो आर्टिकल हमें पढ़ना ही चाहिए। तो ये हमारे पीयूष गोयल साहब ने आर्टिकल लिखा है, ग्रेन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 80 करोड़ जितने जो भारतीय हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। 80 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और जब हम उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। देखिए, एक तो भूखमरी जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है वो हो जाती है। फिर एक परिवार जो है उसका सम्मान, उसको भीख नहीं मांगनी पड़ती है, राइट। उसको सब्सिडाइज्ड ग्रेन जब मिल जाते हैं, सब्सिडाइज्ड यानी कि राहत दर में उनको जब ग्रेन्स जो हैं वो मिल जाते हैं तो उनको किसी के आगे अपना हाथ जो है वो फैलाना नहीं पड़ता है। एक दूसरी चीज़ जो आज भी कई जगह पर हमें देखने को मिलते ही हैं, इसके बारे में डिस्कशन कम होती है, बट दिस इज़ गुलामी, स्लेवरी, राइट। कि आप मेरी खेती की जो ज़मीन है तो वहाँ पर काम कीजिए और बदले में मैं आपको खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। तो जस्ट इमेजिन कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, इतने गरीब परिवार हैं, इतने अनपढ़ हैं, इतने पिछड़े हुए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, और उनको ये भी नहीं पता रहता है कि उनके साथ जो चीज़ हो रही है, जो डील हो रही है, दैट इज़ ए गुलामी। कि वो पूरा दिन जो हैं वो खेती बाड़ी में काम करेंगे, बदले में उनको क्या मिलेगा, थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो जो खेती का मालिक हैं, जो ज़मीन का मालिक है, ज़मींदार जो हैं वो उसको बदले में खाने पीने की चीज़ें, 3 टाइम का खाना जो है वो प्रोवाइड कर देगा। एंड दिस इज़ नॉट लाइक 56 भोग जो कहते हैं हम, कि फुल कोर्स मील नहीं होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं जो उसी की खेती बाड़ी में वही जो मज़दूर हैं वो पैदा करता है, वही चीज़ जो है बदले में उसको दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी चली जाती हैं, क्योंकि अब इस परिवार को पता है कि उसको सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स जो हैं वो मिल रहे हैं। तो वो अगर ऐसी कोई डील के लिए जाएगा तो वो कहेगा कि देखिए, खाने पीने की चीज़ें भूल जाइए, वो तो हमें ये फेयर प्राइस शॉप जो हैं, राशन की जो दुकान हम कहते हैं ना, तो वहाँ से हमें मिल जाएगी। आप हमें ये बताइए कि आप हमें पैसे कितने देंगे। तो अगर आप सोचने पर, मीन्स इस टॉपिक के बारे में बैठकर सोचें, तो ये विल फाइंड कि इस स्कीम की जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC स्कीम जो है इसको लॉन्च किया। और देखिए, सीजनली अगर देखा जाए तो हमारे देश में 8 करोड़ जितने माइग्रेंट्स जो हैं, 8 करोड़ जितने लोग जो हैं वो अपने ही राज्य में, फॉर एग्जांपल, आई नो, मैं गुजरात का एग्जांपल आपको दूंगा।
एंड आई एम श्योर आपके भी राज्य के ऐसे एग्जांपल्स होंगे। तो गुजरात में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि गोधरा है। तो गोधरा के जो लोग हैं वो खेती बाड़ी के लिए काफ़ी फेमस हैं, राइट। खेती बाड़ी में जो मजदूरी का काम है तो उनकी सीज़न होती है। जब गुजरात के अलग अलग रीजन्स में लेट्स से कॉटन की सीज़न होती हैं या फिर गेहूं की सीज़न होती हैं, तो ये जो लोग हैं, ये परिवार जो हैं, गोधरा से अलग अलग जगहों पर जाते हैं और किसान जो हैं वो उनके साथ डील करते हैं और फिर शेयरिंग होता है कि 30 70 40 60%, यानी कि 40% जो हैं वो उस मज़दूर परिवार का और बाकी जो 60% जो हैं वो उस किसान का, जो भी पैदावार होती है तो उसका इस प्रकार से वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो कैश में ही दिया जाता है, सारा पैसा जो है वो फिर कैश में ही दिया जाता है। तो इस प्रकार के माइग्रेशन जो है, सीजनल माइग्रेशन, ऐसे 8 करोड़ लोग होते हैं हमारे देश में, राइट। जो विद इन स्टेट जो हैं 8 करोड़ माइग्रेंट विद इन देयर स्टेट सीजनली, सॉरी नॉट देश में, एक एक राज्य में ऑन एन एवरेज 8 करोड़ ऐसे लोग होते हैं जो माइग्रेट करते हैं। अबाउट 6 करोड़ पीपल माइग्रेट टू अनदर स्टेट। 6 करोड़ लोग ऐसे होते हैं सीजनली जो दूसरे राज्यों में, फॉर एग्जांपल कोई गुजरात से मध्य प्रदेश चला गया, कोई उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र चला गया, तो इस प्रकार के माइग्रेंट्स होते हैं। अब इनके साथ क्या होता था पहले कि ये लोग जो हैं, इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ पर होता था, उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी जो ये जो राशन कार्ड की दुकान है वो उनके बैक होम में, जो भी गांव है या फिर जो भी टाउन है, तो वहाँ पर वो रजिस्टर्ड होते थे। तो पहले हर्डल ये था कि उनको ये सब्सिडाइज्ड ग्रेन जो है वो उनके ही गांव में मिलेंगे। अब इन लोगों का क्या है कि 12 महीने में से लगभग आप पकड़ लीजिए 8-9 महीने जो हैं वो अलग अलग राज्यों में या फिर अपने ही राज्य के दूसरे टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट में वो रहते थे। तो इनको तो ये, जिनको सबसे ज़्यादा इन ग्रेन्स की ज़रूरत थी, उनको ये ग्रेन्स जो हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट पर नहीं मिल रहे थे बिकॉज सिस्टम में प्रॉब्लम था। लेकिन अब ये रजिस्ट्रेशन जो है, ये ONORC के आने के बाद चीज़ें जो हैं वो मीन्स टेबल्स जो हैं वो टर्न हो चुके हैं। अब क्या है कि ये लोग जो हैं वो पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी FPS में जाकर अपने जो सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स जो हैं इनको ख़रीद सकते हैं। दूसरी जो चीज़ इससे जो एक फ़ायदा होता है वो ये है कि उनकी सेविंग्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। एक रफ एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से पहले ऐसा होता था कि वो जो रेगुलर किराने की, प्राइवेट किराने की दुकान पर जाते थे तो 20 रुपए के पर किलो चावल ख़रीदते थे। अब उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ पुरानी सिस्टम, तो वो क्या करेंगे, किसी किराने की शॉप पर जाएंगे और वहाँ पर सबसे जो कम कीमत वाले चावल हैं वो ख़रीदेंगे 20 रुपीज़ पर किलो। यही चावल जो हैं, अगेन रफ एग्जांपल, हाइपोथेटिकल प्राइस यहाँ पर लिख रहा हूँ, राइट, 5 रुपये पर किलो में उनको ये जो FPS हैं वहाँ पर मिल जाते थे राशन कार्ड की दुकान पर। तो यहाँ पर 15 रुपये वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे थे। लेकिन ये जो नई स्कीम आ गई है, वन नेशन वन राशन, तो इसकी वजह से होगा ये कि इनकी सेविंग्स जो हैं वो भी बढ़ेगी। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द हेविली सब्सिडाइज्ड ग्रेन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दे आर ऑल्सो गिवन फ्री सप्लाईज अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स गरीब कल्याण अन्न योजना। तो कई बार ऐसा भी होगा, मीन्स बहुत बार ऐसा होता है कि जो गरीब हैं तो उनके कल्याण के लिए जो अन्न योजना प्राइम मिनिस्टर ने निकाली है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली है, PMGKAY, तो इनको इस PMGKAY के तहत फ्री सप्लाईज भी मिलेगी कि जो मंथली एलोकेशन मीन्स दिया जाता है कि इतने किलो गेहूँ, इतने किलो चावल, इतने किलो दाल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको फ्री में मिल पाएगी। तो उससे होगा क्या, उनकी सेविंग्स जो है वो बढ़ेगी। क्या आपने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है इसको? नहीं ना। अब देखिए, दिस इज़ द थिंग, राइट, दिस इज़ कॉल्ड एनालिसिस। दूसरी जो चीज़ें इस ONORC से हो रही है वो ये है कि ये जो नेबरहुड राशन शॉप थी, पहले इनकी मोनोपोली थी, क्योंकि आपको वहीं पर ही जाना है, आप दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। तो हो ये रहा था कि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। और कई बार ये शॉप ओनर्स जो होते थे, इस राशन शॉप के जो शॉप ओनर्स हैं, वो कई बार जानबूझकर मिलावट करते थे, ख़राब क्वालिटी की चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करते थे। तो इसकी वजह से अल्टीमेट नुकसान जो है वो देश का और बेनिफिशियरी का होता था।
लेकिन ONORC के आने के बाद क्या है कि आपको जहां पसंद है, आपकी चॉइस की FPS पर आप जाइए। आपको अगर पता है कि इस पर्टिकुलर FPS पर अच्छी क्वालिटी के ग्रेन्स मिल रहे हैं, अच्छी सर्विस मिल रही है, तो आप वहाँ पर जाइए। और इससे होगा ये कि एक इंटरनल कंपटीशन होगा। हमारे देश में लगभग 5 लाख ऐसी FPS हैं, तो अलग अलग राज्यों में एक ही टाउन के अंदर अगर 2-3 FPS हैं तो उनके बीच में भी कंपटीशन होगा। तो जो शॉपकीपर अच्छी क्वालिटी का सामान बेचेगा, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें रखेगा, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो लोग जो हैं वो उसके पास जाएंगे, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा। और जो दूसरे लोग हैं तो उनका बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि पहले वो मोनोपोली कर रहे थे, तो अब ये मोनोपोली जो है ये भी टूट रही है। Crores of workers, daily wages, including urban poor such as rag pickers, street dwellers, temporary workers in the organized and unorganized sectors, and domestic workers are taking advantage of this path breaking scheme. इस स्कीम का सदुपयोग, स्कीम का एडवांटेज सारे के सारे जो गरीब लोग हैं वो अब करने लगे हैं। अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किया गया था और 80 करोड़ जितने ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, और इन 80 करोड़ में से 69 करोड़ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कोविड पीरियड में, सिंस अप्रैल 2020 से लेकर अभी तक हमें 69 करोड़ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सिर्फ इस फेज़ में देखने को मिले हैं। अभी 100% जितने जो राशन कार्ड्स हैं ये डिजिटाइज हैं, और 99% जितनी FPS है, हमारे देश में 5.3 लाख FPS हैं, राइट। तो ये जो FPS हैं तो 99% जो हैं ये भी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस आ गया है, राइट। वो डिवाइस जिसमें आप कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो डिजिटाइजेशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसने कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी एक पायलट बेसिस पर लॉन्च की है 11 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज जो हैं उनको NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाया जाए। और सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, अलग अलग मंत्रालय, डिपार्टमेंट्स जो हैं ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक प्रकार की एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, राइट। हिंदी और 10 रीजनल लैंग्वेजेस में 167 FM 91 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का इस्तेमाल करते हुए इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। विनो के माइग्रेंट्स जो हैं वो रेलवेज़ के माध्यम से या फिर रेलगाड़ी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं, मीन्स ट्रैवल करते हैं, नॉट ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल करते हैं, राइट, कम्यूट करते हैं। तो कुछ 2400 जितने रेलवे स्टेशंस पर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एडवर्टीजमेंट्स और डिस्प्लेज रखी गई ताकि उनको इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पता चले। और पब्लिक बसेस जो हैं वहाँ पर भी मैसेजेस जो हैं वो डिस्प्ले किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको हम NFSA के तहत ला सके और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उनको बेनिफिट के सर्कल में हम ला सके। तो इसको लेकर सरकार जो है वो काफ़ी कोशिश कर रही है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पीयूष गोयल साहब ने आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है, एंड आई एम श्योर आपको ये आर्टिकल, ये डिस्कशन जो है वो इजीली समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। कीप इट सिंपल द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों आपको याद होगा कि करंट अफेयर्स के लेक्चर में एक न्यूज़ आइटम को हमने डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि वोटर ID कार्ड के साथ आपका आधार जो है इसको लिंकअप करना जो है ये वॉलेंटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। यानी कि अगर आप चाहे तो लिंकअप कर सकते हैं, नहीं चाहे तो इट्स टोटली कूल। तो इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि भारत ऐसे देश जो हैं, एज ए कंट्री जो हैं वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कुछ समय के अंदर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा एक्सेट्रा। लेकिन ये सारे लोग जो हैं वो गलत साबित हुए, क्योंकि हमारे देश में तब से लेकर आज तक 75 ईयर्स से रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं। नेशनल लेवल के इलेक्शंस, स्टेट लेवल के इलेक्शंस हो रहे हैं, पंचायत लेवल के इलेक्शंस हो रहे हैं। और अगर हम ग्राफ देखें तो पार्टिसिपेशन जो है इलेक्टोरल्स का, अवेयरनेस इतनी आ चुकी है तो लोग जो हैं वो इलेक्शंस में पार्ट भी ज़्यादा लेने लगे हैं। रिलेटिवली हाई पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो डेमोक्रेसी जो है वो हमारे देश में मैच्योर होती जा रही है। इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी इंट्रोडक्शन किया, और टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स भी कंडक्ट करती है ताकि नए लोग जो हैं वो रजिस्टर कर सके और इलेक्टोरल रोल जो हैं
यानी कि कितने लोग किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देंगे एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें अपडेट करने की कोशिश जो है वो ईएसआई टाइम टू टाइम करता रहता है, ईसीआई जो है वो टाइम टू टाइम करता रहता है। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो हम देखते हैं हमारे ही शहरों में, राइट, आई लिव इन राजकोट सिटी, तो आज से 10 साल पहले का राजकोट में आज कंपेयर करूँ तो आई कैन सी कितने सारे नए एरियाज जो हैं वो बन चुके हैं और कितने सारे लोग जो हैं वो शहर में रहने के लिए आ गए। एंड आई एम श्योर दिस स्टोरी इज सेम फॉर वेरियस डिफरेंट सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री, चाहे टीयर 2 हो, चाहे टीयर 3 हो, चाहे टीयर 1 सिटी हो, हर जगह पर नई बिल्डिंग्स बन रही है, नए एरियाज़ बन रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए सिटी में माइग्रेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारे माइग्रेंट पॉपुलेशन सिटी में आ रही है, तो इनको भी फिर ईसीआई के इलेक्टोरल रोल में ऐड करना है। फिर डेमोग्राफिक चेंजेस होते रहते हैं, आज किसी की एज 17 ईयर्स है, फिर कल एक शहर में लेट्स से 10,000 ऐसे यंगस्टर्स होंगे जो 17 से 18 ईयर्स के हो गए, तो अब ये वोटिंग के लिए एलिजिबल हो गए, तो इनको भी ऐड ऑन करना है। और बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है तो उनका नाम जो है वो हटाना है। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है वो चलती रहती है, और बार बार इलेक्शंस जो हुए, रिपीटेड साइकिल्स ऑफ इलेक्शन जो हैं, तो इसकी वजह से ये प्रोसेस जो है ये और ज़्यादा फिट हो गई, और ज़्यादा इसमें कोहिजन हमें देखने को मिला। और अब आप एज और अगर आपके पास प्रूफ ऑफ एज है और करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, तो आप बहुत ही ईजिली जो है वो रजिस्टर इसमें करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ स्कूल एजुकेटेड पॉपुलेशन में भी इंक्रीज़ हुआ है, तो अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई है, इंटरनेट और ये सारी चीज़ों की वजह से भी लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, तो लोग जो हैं वो रजिस्टर करवाते रहते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से अभी तक हम रजिस्टर करवा रहे थे, तो अब इसमें आधार को ऐड करने की जो बात है, लिंकअप करने की बात है, जिसको लेकर दिसंबर 2021 में लोकसभा ने एक बिल पास किया, इलेक्शंस लॉज अमेंडमेंट बिल। तो इसमें कहा कि आधार जो है इसको ऐड करना जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ये कहा गया कि इससे डुप्लीकेशन नहीं होगा। जैसे पैन जो हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो उसमें उसको आधार के साथ लिंकअप किया तो फिर बहुत सारे जैसे डुप्लीकेट पैन जो हैं वो चले गए। तो ऐसी ही एक सोच के साथ जो है वो वोटर आईडी को भी आधार के साथ लिंक करने का एक बिल जो है वो पास किया गया। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद गवर्नमेंट ने और हाल में ईसीआई ने भी ये क्लैरिफाई किया है कि ये वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। नाउ द थिंग इज़ कि आधार जो है, आधार नंबर, ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, नॉन रेसिडेंट्स को भी ये मिल सकता है। दूसरी चीज़, वोटिंग आधार जो है छोटे से बच्चे का भी आधार नंबर हो सकता है, लेकिन वोटिंग जो है वो तो आप 18 प्लस जो है वही वोट कर सकते हैं, इज़न्ट इट, 18 या फिर 18 प्लस। तो यहाँ पर ये एक इश्यू है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे इसमें इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, ये कोई फुल प्रूफ प्रोसेस नहीं है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने ये पाया है कि आधार डेटाबेस जो हैं, फिर इलेक्टोरल डेटाबेस के साथ इसको अगर मर्ज किया जाए तो बहुत सारे एरर्स हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ था कि जब ये लिंकअप किया गया आधार लिंकेज विथ वोटर आईडी कार्ड, तो बहुत सारे नाम जो हैं, एलिजिबल वोटर्स जो हैं, उनके नाम जो हैं वो डिलीट हो गया, उनका नाम जो है वो लिस्ट में से निकल गया। तो इस प्रकार की एरर्स अगर होगी तो फिर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। एंड ऑलरेडी आप लोगों की एज ऑफ प्रूफ और रेसिडेंशियल एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेते हैं वोटर आईडी बनाने के लिए। और इनफैक्ट जब ऑफिशियल्स के पास आप जाएंगे, मीन्स एक प्रोसेस है वोटर आईडी निकालने की, तो वो जो प्रोसेस है उसमें एरर के चांसेस, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स सिग्मा 6, उसमें भी एरर के चांसेस, लेकिन एरर के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन जब लोग खुद लिंकअप करते हैं तो बहुत सारे एरर के चांसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो व्हाट वी नीड इज़, सबसे पहले तो एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी चाहिए, क्योंकि आपका आधार और आपने फिर वोटर आईडी के साथ लिंकअप कर दिया, और फिर आपके बैंक के साथ लिंकअप है, आपके पैन के साथ लिंकअप है, आपके मोबाइल के साथ लिंकअप है, तो आपका डेटा जो है वो इजीली चोरी हो सकता है। क्योंकि हमारे देश में अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, अभी इसके बारे में डिस्कशन और सारी चीज़ें जो है वो चल रही है। सेकेंड थिंग कि स्कॉलर्स जो हैं, जो इलेक्शंस को स्टडी करते हुए आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि ईसीआई ने जिस प्रकार से चीज़ों को सिंपल रखा है, दूसरे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के मुकाबले भारत ने काफ़ी अच्छी तरक्की की है, तो इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, व्हाट वी कैन डू इज़, जिस प्रकार से वोटर आईडी चल रहा है वही चलता रहे, और प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ चीज़ों को किया जाए, तो फिर इसमें आधार को लिंकअप करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी इन फ्यूचर बट नॉट नाउ। पहले आधार को भी थोड़ा हम फुल प्रूफ बना ले, डेटा प्रोटेक्शन ये सारी चीज़ें कर ले, उसके बाद अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ किया जा सकता है कि एक ही ऐसा मीन्स यूनिवर्सल ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। राइट, जब आधार नहीं आया था तब ऐसी बातें हो रही थी
कि एक ऐसा कार्ड आएगा, एक यूनिवर्सल नंबर आएगा आपका, और उससे बहुत सारी चीज़ें होगी। और फ्यूचर में आई बिलीव ऐसा होगा कि आपका लेट्स से आधार और वोटर आईडी और आपका बैंक एंड एवरीथिंग विल बी ऑन बेस्ड ऑन वन पर्टिकुलर कार्ड। उसमें आपकी सिटीजनशिप भी आ गई, उसमें आपका डेटा भी आ गया, बायोमेट्रिक्स भी आ गए, लेकिन उसके लिए फिर हमें वोटिंग भी आप उससे कर सकते हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं उससे, लेकिन दिस इज़ फ्यूचरिस्टिक थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो ऐसा होगा फॉर श्योर, लेकिन उसको भी वक्त लगेगा। उसके लिए जो प्रोटेक्शन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सिक्योरिटी, कि एक व्यक्ति की सारी डिटेल्स एक नंबर के साथ जुड़ी हुई है, देन इट शुड बी फुल प्रूफ, इट शुड बी फ्लॉलेस। अब बात करते हैं मिसाइल प्रोब के बारे में। ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स ने, या फिर आप कह सकते हैं सरकार ने, 3 IAF इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। उनको ऐसा नहीं सस्पेंड, हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया है। क्योंकि 9 मार्च को क्या हुआ था, ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सीडेंटली लॉन्च हो गई थी और फिर कहाँ पर जाकर गिरी, पाकिस्तान में जाकर गिरी। और यहाँ पर सरकार का एक मैसेज क्लियर है, IAF का मैसेज क्लियर है कि अगर आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, राइट, तो फिर इन चीज़ों को, ऐसी गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट हुई 6 महीने के अंदर, इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो ख़त्म हो गया। और फिर इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने ये पाया कि ऑफिसर्स जो हैं, इन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छी तरीके से नहीं की, उन्होंने लापरवाही बरती। इसकी वजह से ये चीज़ जो है वो यहाँ पर ये हुई। एक अच्छी बात है कि चलो ये मिसाइल जो है वो किसी, जस्ट इमेजिन कोई किसी एयरलाइनर या फिर कोई ऐसा कॉमर्शियल प्लेन जा रहा हो, पैसेंजर प्लेन को नहीं टकराई उसके साथ, या फिर कोई रेसिडेंशियल एरिया में नहीं गिरी, या फिर कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन पर नहीं गिरी, वरना दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी सिचुएशन हो सकती है। जस्ट इमेजिन कि कुछ ऑफिसर्स की गलती जो है उसकी वजह से दो देशों के बीच में युद्ध जैसी सिचुएशन हो सकती है। और पाकिस्तान जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गया था। क्यों ना हो, पाकिस्तान ने कहा कि देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाइए। और पाकिस्तान ने यहाँ तक प्रश्न उठाए कि क्या आपके देश में ये आर्म्ड फोर्सेस मिसाइल्स की देखभाल कर रही है, या फिर कोई ऐसे गुंडे या फिर ऐसे रोग एलिमेंट्स जो हैं, राइट, क्या ये लोग मिसाइल्स की देखभाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने काफ़ी भारत पर मीन्स चीखा चिल्लाया और काफ़ी बदनाम करने की भी कोशिश की। और अगर पाकिस्तान से भी ऐसा हुआ होता तो भारत भी ऐसा ही करता, कोई भी देश ऐसा करता, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो लकीली कुछ नहीं हुआ, वरना वी कैन नॉट इमेजिन कि कितना सारा नुकसान जो है वो इससे हो सकता था। पाकिस्तान ने ऑल्सो डिमांडेड ए जॉइंट प्रोब। पाकिस्तान ने कहा कि एक जॉइंट प्रोब करते हैं, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं हम खुद इसको हैंडल कर लेंगे, और भारत ने इसको हैंडल कर भी लिया है। अभी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इंक्वायरी भारत ने कर दी है, तो होपफुली पाकिस्तान इससे खुश हो जाएगा। और पाकिस्तान जो है उसको मीन्स हमें एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। चाइना ने ये कहा था कि न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स जो हैं, तो उनको खास करके पाकिस्तान और भारत को इन्फॉर्मेशन शेयरिंग लॉन्ग टर्म बेसिस पर करनी चाहिए, ताकि पता चले कि किसकी मिसाइल्स और ऐसी मिसाइल्स और ऐसी कोई गलतियां जो है वो नहीं होती है, और अच्छी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं कि हमारी मिसाइल्स कहाँ कहाँ पर रखी है, बट ये सिस्टम हम फॉलो करें। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो हमें करनी चाहिए। दूसरी एक अच्छी बात है वो ये है कि दोनों देशों के बीच में ये मिसाइल मिसफायर जो हो गई, इसकी वजह से मिसफायर या फिर गलती से जो फायर हो गई, तो इसकी वजह से फ्लैश पॉइंट इन द सेंस कि युद्ध जैसी सिचुएशन नहीं हुई। एक अच्छी बात है। और राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने भी पार्लियामेंट में कहा कि हमारी जो ये मिसाइल्स और ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इनके ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन को फिर से रिव्यू किया जा रहा है कि इसमें कोई गलती या फिर फ्लॉ है तो इसको रिमूव करने की कोशिश जो है वो सरकार पूरी तरीके से करने के लिए तैयार हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं वो फिर से ना हो, और आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनको मिसाइल सिस्टम को राउंड द क्लॉक मॉनिटर करना चाहिए। और पिछले 75 ईयर्स में भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हो चुके हैं। वी डोंट वांट कि एक और युद्ध हो, कोई और कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि दोनों देशों के लिए ये सही बात नहीं होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, नुकसान तो दोनों देशों का होगा ना। तो वी डोंट वांट दैट, वी वांट पीस, और इस प्रकार की गलतियाँ ना हो। दैट इज मीन्स इससे लेट्स होप के इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से हमारे सिस्टम हम अपग्रेड करेंगे और ज़्यादा विजिलेंट रहेंगे कि ऐसी गलतियां जो हैं वो ना हो। हेडिंग द G20 एंड न्यू दिल्लीज चॉइस, द हिंदू का ये आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हमें बात करनी। आने वाले 3 महीनों के अंदर भारत G20 का प्रेसिडेंट बनेगा। 1 साल के लिए हम बनेंगे। 1 दिसंबर
2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक हम G20 के प्रेसिडेंट रहेंगे और G20 की समिट जो है वो 2023 में भारत में होगी। नाउ द थिंग इज कि जैसे ही हम प्रेसिडेंट बनेंगे उसके बाद बहुत सारी मीटिंग होगी, 200 से भी ज़्यादा मीटिंग्स होगी, जिसमें हज़ारों नहीं लेकिन हंड्रेड्स ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, ऑफिशियल्स आएंगे, डिप्लोमेट्स आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, वर्किंग ग्रुप, एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ G20 कंपोज्ड ऑफ 19 पावरफुल इकोनॉमिक्स एंड यूरोपियन यूनियन। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग देशों के जो लीडर्स, ऑफिशियल्स एक्सेट्रा जो है वो हमारे देश में आएंगे। तो इट विल बी वेरी बिजी और इसके लिए हमने अलग से एक शेरपा जो है वो सरकार ने अपॉइंट किया। अमिताभ कांत साहब जो हैं इज़ द शेरपा ऑफ G20। तो इसी वजह से उनको नीति आयोग से फिर ट्रांसफ़र करके G20 का शेरपा बनाया गया, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी जो है इट्स अ वेरी बिजी थिंग। पूरा साल जो है वो भारत के लिए बहुत ही बिजी रहेगा। भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो 1983 में हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होस्ट की थी। 2015 में थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट को होस्ट किया था, बट नथिंग कंपेयर्स टू G20। G20 जो है एक इनफॉर्मल प्रकार का ग्रुप है, राइट, और इसमें जो चैलेंजेस हैं आज की दुनिया के उसको इम्पैक्ट करने की एक कैपेसिटी है। G20 जो है 90% दुनिया की GDP को रिप्रेजेंट करता है, 80% ग्लोबल ट्रेड को और 67% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ये एक ग्रुप। और ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ट्रीटी बेस्ड फोरम नहीं है। तो यहाँ के जो डिसीजंस हैं तो ये सभी देशों के लिए रिकमेंडेशंस होते हैं, खुद इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में वो टीम मेंबर एज ए पार्ट ऑफ टीम होते हैं, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन भी वो खुद ही करते हैं। और देखिए रिप्रेजेंटेशन, देखिए इसका यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो G20 के डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो G20 जो है वो इनकम्पैरेबल बॉडी है। यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा मौका जो है वो हमें मिल रहा है। G20 की शुरुआत कहीं ना कहीं जो है 2008-2009 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई और उसके बाद यूरो जोन की क्राइसिस आई, तो यहाँ पर इससे पहले इसका जन्म होता है और 2008, 2009 और 2010 की क्राइसिस को हैंडल किया। पहले जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर्स की ही मीटिंग होती थी G20 में, लेकिन 2008 में फिर इसको एलिवेट करके गवर्नमेंट लेवल, समिट लेवल की मीटिंग होने लगी। पहले G8 का ज़माना था, ये क्राइमिया जो है ये जब तक एनेक्स नहीं किया था तब तक G8 था, अब G7 हो गया क्योंकि रशिया को G8 में से निकाल दिया। लेकिन ये सारे देश, यूनाइटेड स्टेट्स, EU, रशिया, चाइना, ये सब मिलकर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के साथ काम करे, इसके लिए G20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो G20 का सेकंड डेकेड है तो इसमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी हमें देखने को मिली, बहुत सारे इश्यूज हुए, प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन G20 जो है वो उसको उतनी अच्छी तरीके से नहीं संभाल पा रहा था, तो बहुत सारे लोगों का विश्वास जो है वो G20 से चला गया। करंट जो प्रेसिडेंसी है वो इंडोनेशिया के पास है, राइट, और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस को इंडोनेशिया को फेस करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल यूक्रेन का इश्यू, इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, EU यूरोपियन यूनियन प्लस US वर्सेस रशिया, फिर US चाइना के रिलेशनशिप बिगड़ते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो 2022 की जो बाली समिट हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इसमें यह भी होगा कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो एक ही रूम में नहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो G20 की कुछ क्रैक्स यहाँ पर नज़र आएंगे और बाली में जो इश्यूज़ होंगे उनके जो आउटकम होंगे इसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली दिल्ली समिट पर होगी। तो हमारे लिए प्रिपरेशन जो है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड प्रिपेयर बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि अभी आपको इसके साइज़ और वेट के बारे में पता चल गया है। द मिशन विल बी नॉट ओनली टू सेव G20 बट ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। भारत के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, G20 को तो बचाना है, इसी के साथ साथ जो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन है उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि यस, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन जो है वो काम कर सकते हैं। तो 4 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं। नंबर 1, भारत को क्या करना चाहिए, क्या करेगा भारत। G20 की प्रेसिडेंसी जो है ये हमारे लिए एक यूनिक ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी है। हम दिखा सकते हैं कि कैसे हमने कोविड-19 को हैंडल किया, देश में और दुनिया के अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन और डिप्लोमेसी के माध्यम से मदद की। इसके साथ साथ भारत में जो डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है, रिन्यूएबल्स में जो हमने तरक्की की है, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने में तरक्की की है, मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस और ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट हम बनते जा रही है, ये सारी चीज़ें। इसके साथ हमारे देश में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस इनोवेशन, स्टार्टअप्स का जो यूनिकॉर्न्स, राइट, ये सारी चीज़ें हम दिखा सकते हैं। देखिए, एक साल के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम एक एक हमारा जो डोमेस्टिक सक्सेस है
क्योंकि हमारा देश जो है एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट जैसा है, तो कॉन्टिनेंट स्केल पर अगर हमें हमें इतने सारे एरियाज़ में हमें सक्सेस मिला तो इसका ग्लोबल एडॉप्शन भी हो सकता है। इट्स लाइक ए पायलट प्रोजेक्ट। इंडिया में जो सक्सेस होगा वो दूसरे बड़े क्षेत्रों में सक्सेस हो सकता है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। नंबर 2, एक रिमार्केबल कोइंसिडेंस है कि अलग अलग जो डेमोक्रेसीज, 4 ऐसी डेमोक्रेसीज हैं जो धीरे धीरे पावरफुल बनती जा रही हैं। इसमें है इंडोनेशिया के बाद एक इंडिया, फिर ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो 2021 तक, 2020 दिसंबर 2021 से नवंबर 2025 तक ये जो 4 देश हैं, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट हैं, अभी हमने बात की, बाली समिट होगी, उसके बाद इंडिया प्रेसिडेंट बनेगा, उसके बाद ब्राज़ील बनेगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका बनेगा। तो ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है कि ये डेवलपिंग वर्ल्ड के देश जो हैं उनके जो इश्यूज, जो ग्लोबल साउथ जिनको हम कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड, तो इनके इश्यूज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये 4 देश रिप्रेजेंट कर पाएंगे। दूसरी चीज़, एक दूसरा एक्सेप्शनल कोइंसिडेंस ये है कि 3 मेंबर्स जो इप्सा के हैं, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, तो ये G20 की प्रेसिडेंसी को होल्ड करेंगे 2023, 2024 एंड 2025। तो अगेन राइट, ये इप्सा जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ब्रिक्स के साथ, और ब्रिक्स में 2 देश हैं, रशिया एंड चाइना, जो अभी एक दूसरे के साथ मित्र देश बनकर चल रहे हैं, एक कॉम्बो बन के वो चल रहे हैं, और दुनिया को बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो इप्सा जो हैं, ये इप्सा के देश जो हैं वो ब्रिक्स के भी मेंबर हैं। तो वी कैन टेम रशिया एंड चाइना टू एन एक्सटेंट। ये इप्सा जो है वो मिलकर रशिया और चाइना को थोड़ा बहुत हैंडल कर सकता है और वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। इंडिया नीड्स टू गेट रेडी टू इमर्ज एज चीफ ग्लोबल डिप्लोमेट। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक चीफ ग्लोबल डिप्लोमेट के तौर पर उभरे और दुनिया को इकट्ठा रखने का एक बेड़ा है या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम उठाएं। 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, डेवलप्ड वर्ल्ड यूनाइटेड under flag of G7, 5 members of BRICS and other G20 members such as Argentina and Mexico। ये सारे देशों के लिए हमें कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पर करने की कोशिश करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस आर्टिकल में लिखी गई है। और इसी के साथ एक दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जैसे EU इसका पार्ट है, तो वी हैव टू डू समथिंग के अफ्रीकन यूनियन जो है, तो इसको भी हम इसमें ऑन बोर्ड एज ए परमानेंट ऑब्जर्वर से एलिवेट करके एक फुल फ्लेज मेंबर बनाया अफ्रीकन यूनियन को। तो इसकी कोशिश भी जो है ये भारत कर सकता है। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी कैन डू। तो यू कैन इमेजिन कि ये आर्टिकल जो है G20 वाला, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, तो G20 का इंपॉर्टेंस क्या है और इसके साथ साथ भारत क्या क्या कर सकता है, आने वाले चैलेंजेस। ये आज का ये वीडियो जिन्होंने अटेंड कर लिया, तो आने वाली G20 की सारी मीटिंग्स और सारी चीज़ों के बारे में आपको मीन्स यू विल फाइंड इट वेरी इजी। आपको ये एक बिग पिक्चर मिल गया है कि G20 कितना इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले समय में G20 के साथ जुड़ी हुई जब भी कोई बातें आप पढ़ेंगे या फिर वीडियोस देखेंगे, तो आपको ये सारी बातें याद आएगी एंड यू विल रियलाइज़ कि ये इंपॉर्टेंट कितना है, इज़न्ट इट। चिंक्स इन द आर्मर, पायोनियर का ये आर्टिकल है, नितिन गडकरी साहब। नाउ आई एम ए बिग फैन टू बी ऑनेस्ट, राइट। नितिन गडकरी साहब जो हैं वो एक ऐसे हमारे मिनिस्टर हैं जो टारगेट रखते हैं वो अचीव करते हैं। क्या बात है, उनका काम करने का तरीका जो है वो काफ़ी पसंद आता है मुझे, और हर किसी को, पूरे देश के अलग अलग लोगों को उनसे सीखना चाहिए। इज़ ए डेफिनेटली अचीवर। नाउ द थिंग इज़, नितिन गडकरी साहब जो हैं, एक समय था जब वो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, अब वो मिनिस्टर हैं, राइट, यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट के एंड हाईवेज़ के। अब बीजेपी की पार्लियामेंट्री बॉडी, नॉट गवर्नमेंट की, राइट, बीजेपी की पार्लियामेंट्री बॉडी जो है उनमें से उनको हटा दिया गया है। और रविशंकर प्रसाद एक समय पर हमारे IT मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर थे, तो उनको भी कैबिनेट में से निकाला गया। LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये कुछ ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स हैं जो मार्गदर्शक मंडल के मेंबर हैं। और बीजेपी का कहना यह है कि पार्टी को विजन प्रोवाइड करने के लिए ऐसे सीनियर एक्सपीरियंस लीडर्स जो हैं वो मार्गदर्शक मंडल से हमें गाइड करते रहेंगे। लेकिन इनफैक्ट रियलिटी ये है कि जो ऐसे लीडर्स जो एक समय पर अपने पीक पर थे लेकिन आज उनका रेलेवेंस नहीं है, तो उनको ऐसे मंडल में रखा जाता है जस्ट टू कीप देम हैप्पी एंड टू कि भाई आप भी गेम का पार्ट है। बट एक्चुअली इन रियलिटी उनके अब पावर्स जो हैं वो उतने नहीं है। अब नितिन गडकरी साहब जो हैं उनको ऐसे ही निकाल देना जो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि उनके बातों से ज़्यादा उनका जो काम है वो बोलता है,
राइट वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो यही चीज़ है नितिन गडकरी के साथ। तो आप उनको ऐसे ही नहीं निकाल सकते। एंड आरएसएस की जो टॉप ब्रास है उनके साथ उनकी प्रॉक्सिमिटी, उनकी जो नज़दीकी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो नितिन गडकरी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको पार्टी ऐसे ही निकाल दे। लेकिन नितिन गडकरी ने कई बार सरकार की निंदा की है, बहुत हेविली नहीं, बहुत ही हार्श तरीके से नहीं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें हुई है जब उन्होंने अपना डिसप्लेजर जो है पार्टी के टॉप ब्रास के साथ एक्सप्रेस किया है। एंड दिस इज़ द थिंग, सी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल बीजेपी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसको भी कॉन्स्टेंटली, इस पार्टी को भी कॉन्स्टेंटली अपना अपग्रेडेशन जो है वो करते रहना है। कांग्रेस की सिचुएशन हम देख सकते हैं, कांग्रेस के साथ क्या हुआ है वन पॉइंट ऑफ टाइम। आज जहाँ पर बीजेपी है ना, एक समय पर कांग्रेस भी, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड कि हमारे देश में एक समय था जब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कभी हार ही नहीं सकती। लेकिन आज देखिए कांग्रेस की क्या सिचुएशन है, क्योंकि अपग्रेडेशन कहीं ना कहीं जो है वो नहीं रहा। और लोगों के साथ ऐसा होता है, ये थोड़ी जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों के साथ ऐसा होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ऐसा होता है कि एक लंबे समय तक अपने पीक पर रहने के बाद एक घमंड आ जाता है, एक ईगो आ जाता है कि वी आर अनबीटेबल, एंड दैट इज द सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वहीं से ही किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी देश के गिरने की शुरुआत हो जाती है, जब ऐसा लगता है कि हम अनबीटेबल हैं। तो इस प्रकार के जो लीडर्स होते हैं, सिर्फ ऐसा गडकरी साहब की बात नहीं हो रही है, अगर आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो परिवार में कुछ गलत चीज़ हो रही है और वो हाईलाइट कर रहा है, अपना डिसप्लेजर एक्सप्रेस कर रहा है और लॉजिकल डिसप्लेजर एक्सप्रेस कर रहा है, तो ऐसे लोगों को सुनना चाहिए। दिस पीपल आर सेवियर्स, नॉट जस्ट इन फैमिली, इन फ्रेंड्स ग्रुप, इन योर टीम, राइट। आप ऑफिसर बन जाएंगे और आपकी ऑफिस में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो आपको कहेंगे, इट्स लाइक विदुर जैसे जो लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो ऐसे लोगों को जब सुनते नहीं है तो फिर क्या हुआ, महाभारत में कौरव जो हैं वो हार गए। अगर वो उनको सुन लेते तो कभी ऐसे इश्यूज ही क्रिएट नहीं होते। बट एनीवे, इट्स जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। मैंने कुछ एग्जांपल के माध्यम से चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश की। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ, आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक पार्ट इन इट। आप आंसर दीजिए, भले ही गलत हैं बट आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए, रिसर्च करने के बाद आंसर को देने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही मत रखिए, यू नो, ऐसे ही मीन्स फिर ये क्वेश्चन जब मैं बंद कर देता हूँ तो मैसेजेस आते हैं कि सर क्वेश्चंस नहीं लेते, और कितनी बार ये बार बार कुछ हफ्तों के अंदर मुझे ये कहना पड़ता है, दिस इज़ नॉट हेल्थी, राइट। क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, रिवाइज कीजिए, एंड देन गो थ्रू द इंटरनेट अगर आंसर नहीं मिल रहा है, और फिर आंसर मिलने के बाद आंसर पोस्ट करना है। दिस अप्लाइज टू एवरी वन ऑफ यू। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए है उसके लिए, नो, आई वॉन्ट एवरी वन टू post your answer. Share the lecture with other students. Thank you very much for watching this video. Thank you very much for your love and support. I'll see you soon. God bless you all. Jai Hind.